आज अपने लेसन का हेडिंग है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। अपने को कौन सी हिस्ट्री पढ़नी है? जो फर्स्ट लेसन में बोला गया था कि मॉडर्न ब्रिटिश इंडिया, इस प्रकार का डिवीजन सही नहीं है, ये बताया गया था। लेकिन सही हो या नहीं हो, अपने को पढ़ना वही है, ब्रिटिश भारत वाला सीन। तो ब्रिटिश गोरे जब इंडिया पर आए और उन्होंने व्यापार आरंभ किया, व्यापारी बन के आए, और यहाँ पर जब देखा हाल, तो सारी इंडिया पर उन्होंने कब्जा ही कर लिया। इसीलिए क्या है कि इस लेसन का हेडिंग दिया है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी मतलब व्यापार से जमीन तक। क्या मतलब निकलता है इसका? मतलब ये निकलता है कि व्यापार, जैसे एक ईडीएम है, जैसे कोई कि भाई आया तो था भीख लेने के लिए, बेगर बेगरशिप था, तो बेगरशिप का काम, भीख लेने आया था। और जब अंदर घर के अंदर देखा कि हालत अंदर घर की कमजोरी है, और तरह 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 की यहाँ बातें हो रही हैं, कोई एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा है, सारे आपस में लड़ रहे हैं, तो अंदर आके घर के ऊपर पूरा का पूरा मालिकाना हक जमा लिया। पूरा मालिकाना हक जमा लिया। तो इसी कंटेक्स्ट के अंदर गए फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। अब अपने शुरू करते हैं कि इसका मतलब क्या निकलता है कि भाई जब औरंगजेब 1717 में काम पूरा हो गया उसका, तो दिल्ली मुगल पावर जो है डिमिनिश हो गई, मतलब कमजोर हो गई। कुल मिला के बात यह है कि दिल्ली जो है वीकेंड हो गई, कमजोर हो गई। तो ऐसी हालत में क्या है कि या नवाब, निजाम, ये अलग अलग जो है छोटी बन गए। ये मेरा इलाका है, ये तेरा इलाका है, इस प्रकार से। हैदराबाद के आसपास का इलाका है, वहां का राजा और ये निजाम। बंगाल, उड़ीसा, बिहार का इलाका जो है वहां बन गया नवाब। अवध का लखनऊ, और इधर बरेली के आसपास का रोहतासगढ़ वगैरह जो है, मथुरा वगैरह, यहाँ यहाँ का जो लखनऊ का नवाब, जो कभी मुगल बादशाह की सेवा के लिए बने थे, वो वो स्टेट सब बोले हम तो पूरे देश हो गए, अथॉरिटी बन गई। आया समझ में? मतलब रीजनल किंगडम स्थापित हो गए, जिनके राजा निजाम, नवाब वगैरह ये बन गए। अब ऐसी प्रोविंशियल अथॉरिटी जो इमर्जिंग हो रही थी, उसी समय एक पावर और वेस्टर्न से, एक पॉलिटिकल पावर और इमर्जिंग हो रही थी। वही तो थे 1750 के बाद ब्रिटिशर्स, ये इमर्ज हो रहे थे। इससे पहले क्या है कि उनका इरादा, बाद में भी यही रहा काफी दिनों तक, बंगाल जीतने के बाद में भी उनका यही रहा कि हमें तो व्यापार करना है। लेकिन जो पोजीशन देखा है यहाँ पर, why should not we capture this territory and to be benefited this situation for our trade? ऐसी पोजीशन में, ओरिजिन में जो 1750 के बाद में जो ब्रिटिश इमर्ज हो रहे थे, वो यहाँ पर द कंपनी एस्टाब्लिशेस पावर। कंपनी एस्टाब्लिशेस पावर, व्हाट डू मीन कंपनी? अरे आज भी तो कंपनियां होती नहीं क्या, जो व्यापार करती हैं? कंपनी बनाकर व्यापार करो।
पार्टनरशिप में व्यापार करो या प्रोपराइटरशिप में मालिक बन के व्यापार करो। तो वो क्या है कि अंग्रेजों ने एक शेयर होल्डिंग की एक कंपनी बनाई, जिसका नाम क्या रखा कंपनी का, अब बाद में यही नाम चला, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी लंदन में, और वो वहाँ की जो रानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उसमें अपने जो वहाँ एलिजाबेथ थी, तो अपने यहाँ पर राजा कौन था, बड़ा मजबूत राजा था, अकबर था उसमें, दिल्ली मुगल बादशाह, वहाँ एलिजाबेथ थी। तो वहाँ व्यापार के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली और व्यापार करने लग गए। 150 साल तक वो इंडिया से व्यापार करती रही वो कंपनी। और एलिजाबेथ ने उस कंपनी को ये भी अधिकार दिया, राइट्स, ग्रांटेड द राइट्स दैट द ब्रिटिशर्स वुड नॉट ट्रेड टू द ईस्ट। You are the sole trader. You are the sole company, traders and sole company that will trade from east. आ गया समझ में? तो क्या कोई कंपटीशन में नहीं भाई। यहां से क्या है कि आप मसाले ले, यहां से क्या है कि रेशम और मलमल का कपड़ा ले, और यहां से मान लो 100 रुपये के भाव से खरीदा, और वही जो कंपनी खरीद के और लंदन में या यूरोप के और देशों में जो है 200 रुपये में बेचो। और कोई कंपटीशन में था ही नहीं, एलिजाबेथ फर्स्ट ने मना कर रखा था। तो कम भावों पर सामान लेना, ज्यादा भावों पर बेचना, ये सिस्टम कहलाता है मर्केंटाइल। तो ये कंपनी शुरू में मर्केंटाइल प्रॉफिट के लिए, यानी मुनाफाखोरी का ही काम करती थी। आ गया समझ में? अब ये जो बात जो बोली है, ये मैंने जो ग्राफिक बनाया है, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, यहां पर जो है आप ये बात लिखोगे एलिजाबेथ वाली, एलिजाबेथ और नो कंपटीशन। ये जो एरो लगाए हैं मैंने, ये एरो जो लगाए हैं, ये किस लिए लगाए हैं? ये लगाए हैं, आप आंसर दो तो कोहेरेंस तरीके से, इसी प्रकार से आपको याद रहना चाहिए कि सबसे पहले जब कंपनी का नाम आता है तो एलिजाबेथ वाला जो, एलिजाबेथ की जो सुविधा है कि नो कंपटीशन। अब दूसरे में यहां लिखोगे कि कंपटीशन किससे? ब्रिटिशर से तो नहीं है, लेकिन क्या है कि वो पोर्तुगीज वास्को डी गामा 1498 में यहाँ केरल के तट पर उतरा था, और गोवा में उसने अपना स्टेशन बना लिया था व्यापार का। पोर्तुगीज, एलिजाबेथ पोर्तुगीज को कैसे रोकेगी? डचेस वो भी आ गए थे पोर्तुगीज के पीछे पीछे पीछे। डचों ने भी अपनी कंपनी बना रखी थी व्यापार के लिए, और फ्रेंच भी यहाँ आ गए। तो कंपटीशन तो हो गया ना। चलो ब्रिटिशर से तो एलिजाबेथ ने मना कर दिया, तो दूसरे पर आप लिखोगे कि नहीं, कंपटीशन अदर यूरोपियन कंपनी से कंपटीशन। यहां पर इस प्रकार से आप बढ़ते जाओगे आप। अब आप 3 नंबर पर आइए आप। अब क्या है कि कंपटीशन होगी तो लड़ाई होगी, फायर फाइटिंग होगी। यहां लिख दोगे फायर फाइटिंग बिटवीन द यूरोपियन कंपनीज। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध यहाँ वहां शुरू होते थे तो यहाँ भी शुरू हो जाते थे। डचेज को हटाना है, अटैक कर देते रातों रात। आपस में यूरोपियन जो
कंपनी के मुलाजिम थे वो एक दूसरे पर अटैक करते रहते थे, कभी वो सामान उसका ले जाते थे, कभी वो ले जाते थे। तो ऐसी पोजीशन के अंदर जो भी डच थे, फ्रेंच थे, इंग्लिश थे, पोर्तुगीज थे, जब आप गोवा घूमने जाओगे तो पोर्तो वो एक फोर्ट दिखाएंगे वहां पर आपको, किला, कि पोर्तुगीज यहाँ अपनी बारूद रखते थे, गन पाउडर, हथियार वगैरह इस किले में यहाँ जमा रखते थे। क्या जरूरत थी उनको? ठीक है, अंग्रेज जब सूरत की तरफ से अंग्रेज अटैक करेंगे तो अपने मुकाबला करेंगे, या अपने केरल में उनके खिलाफ अटैक करेंगे, कहीं भी करेंगे। तो फायर फाइटिंग ड्यू टू द कंपटीशन, there was a fire fighting between the European companies. Why? To protect themselves. भाई सुरक्षा चाहिए उनको, खुद को, माल की सुरक्षा करनी है। जो माल के जो लगे हुए जो व्यापारी कंपनी के लिए काम करे मुलाजिम, उनकी रक्षा करनी है। तो कहने का मतलब है कि अब ये हो गया, इधर क्या है कि जो देसी राजा थे यहाँ के इंडिया के, जो नवाब निजाम, वो भी तंग करते थे। तो कब भाई अब तो बारूद और गोलों आर्म्स की, गन पाउडर की जरूरत पड़ेगी, तभी व्यापार कर सकेंगे ढंग से। किलेबंदी करो, फोर्टिफिकेशन करो, और ये जो टेरिटरी है ये भी अपनी कब्जा करो। टेरिटरी ले और उसका फोर्टिफिकेशन करो, किलेबंदी वगैरह और करो। तो कहने का मतलब हुआ कि यहां पर आप दिखाओगे कि कंपटीशन, कंपटीशन का फायर फाइटिंग, फाइटिंग के कारण क्या है कि प्रोटेक्शन, तभी ट्रेड हो सकेगा। और ट्रेड के लिए क्या हुआ, यहां पर फिर जरूरत पड़ गई कि जमीन ले, टेरिटरी, फ्रॉम टू टेरिटरी, टेरिटरी ले और वहां पर फोर्ट्स बनाओ फॉर द प्रोटेक्शन, आर्म्स और गोला बारूद, ये करो। तो टेरिटरी जब पर कब्जा करोगे तो आप खाली ट्रेड थोड़ी कर रहे हो, आप पॉलिटिकल एक्टिविटी भी कर रहे हो। तो मतलब लास्ट में हो गया ट्रेड मिक्सेस विद पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर कंपनी आ गई ट्रेड से। जो ट्रेडिंग कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अब पॉलिटिकल उस रूप में या आ गई। अब ये बात है। इंडियन अब आइए ये जो एरो है, ये घटनाएं कोहेरेंस के लिए, याद रखने के लिए, कि नो कंपटीशन बिटवीन ब्रिटिशर्स, कंपटीशन बिटवीन अदर यूरोपियन कंट्रीज, फायर फाइटिंग एंड टेरिटरी एंड फोर्टिफिकेशन फॉर द सेफ्टी, एंड ट्रेड मिक्सेस विद टेरिटरी। ये हो गया, ये अपने पढ़ लिया। अब आता है, अब आइए आप, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी जब एलिजाबेथ से तो नो कंपटीशन वाला ऑर्डर ले लिया था कंपनी ने, लेकिन यहाँ के राजा, यहाँ के सम्राट से भी तो ऑर्डर लेना ना। उस ऑर्डर का नाम फारसी में क्या कहते हैं, फरमान। तो साहब वहां ऑर्डर कहा गया और यहाँ कहा गया फरमान। औरंगजेब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने फरमान ले लिया था कि ये अतिथि परमो धर्म, अतिथि का स्वागत किया जाना चाहिए, ये व्यापार करना चाहते हैं तो करने दीजिए, इन पर कोई नो टैक्स। ये फरमान औरंगजेब ने जारी कर दिया था कि बंगाल का जो नवाब है वो इनको टैक्स के लिए
तंग नहीं करेगा, कंपनी का माल बिना टैक्स ही खरीदा जाएगा, बिना टैक्स ही बेचा जाएगा। ये था फरमान औरंगजेब का। औरंगजेब ने इश्यू किया था बंगाल में ट्रेड के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ब्रिंग ट्रेड इन या बिगिंस शुरू करती है कहां पर? बंगाल में करती है, फरमान लेकर। अब क्या है कि वैसे ही यहां भी कोहेरेंसी बनाओ, आप सारी घटनाओं की आप कोहेरेंसी बनाओ। अब बंगाल में क्या है कि प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने एक सेटअप बनाया। उस सेटअप को क्या कहते थे? आपस में ही करते थे वो, फैक्टर ग्रुप, फैक्टर, इसी से बना फैक्ट्री। तो अपना फैक्टर कहाँ है? फैक्टर का अंग्रेज ऐसे बातें करते हैं। तो प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने बंगाल में एक एस्टेब्लिशमेंट बनाया, सेटअप बनाया, और उसको फैक्टर का, ये फैक्टर कहाँ बनाया? बंगाल में, हुगली नदी के, हुगली रिवर के किनारे पर। लेटर ऑन क्या किया इन्होंने? 3 गांव भी ले लिए। 3 गांव भी जो मुगल मुलाजिम थे बंगाल के, उनसे 3 गांव भी अलॉट करा लिए। कौन कौन से? कासिम बाजार, काली काटा, ये गांव था काली काटा, काली काटा, जो बाद में कलकत्ता बना। बड़े मजे की बात है, आप मतलब आपको अचंभा होगा कि आज जो इंडिया के सबसे मेट्रो जो है, मेट्रो सबसे बड़े, मद्रास, कैलकाटा, बॉम्बे, ये सिर्फ बॉम्बे एक सिर्फ मछुआरों का गांव होता था, अंग्रेजों ने बसाया। कालीकेटा अंग्रेजों ने बसाया। मैड्रास, जिसको चेन्नई बोलते हो आप, अंग्रेजों ने बसाया। अब इसको अंग्रेजों की देन समझते हो या कोई घाटा समझते हो, वो आपकी मर्जी है। तो प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने 3 विलेज भी ले लिए, कालीकेटा, कासिम बाजार वगैरह। और वहां पर क्या किया इन्होंने? आ, आ, ये अब आगे बढ़ो कि क्या किया इन्होंने। अब यहां आ जाइए। वहां जो है एक प्रोटेक्शन के लिए इस जमीन के ऊपर कलकत्ता में एक फोर्ट बनाना शुरू कर दिया इन्होंने, किला। ये प्रोटेक्शन के लिए अपने डच अटैक करेंगे, फ्रेंच अटैक करेंगे, या ये नवाब वाले आदमी अटैक करेंगे, एक किला बनाओ। और उनके जो व्यापारी वगैरह, मुलाजिम वगैरह थे, उनकी बस्तियां भी वहां एक साथ रहो, एक साथ रहो कालीकट्टा में। वहां एक किले का नाम उसका फोर्ट विलियम था, तो फोर्ट विलियम बना लो, अपने सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, और किला बनाने के बाद में और कंसेशन चाहिए इनको, कंपनी के लिए। वहाँ के जो नवाब के जो मुलाजिम थे, उनको रिश्वतबाजी या कैसे भी अनुनय विनय करके कि भाई हमें और कंसेशन दो। और जो फरमान जो औरंगजेब का जारी किया हुआ था, उस फरमान का मिसयूज, कि देखिए ऑर्डर है, ये माल कंपनी का है। जी, होता किसका था? कंपनी के मुलाजिम थे, वो भी भ्रष्ट हो गए थे, वो अपने पर्सनल बिजनेस करते थे, कंपनी का नहीं करके पर्सनल बिजनेस। कंपनी का माल जा रहा है एक ट्रक के अंदर, मतलब टैक्स चोरी। कंपनी का माल जा रहा है, बीच में अपना माल घुसेड़ दिया उन्होंने। तो मुलाजिम देखे, अच्छा कंपनी का, इस पर तो कोई टैक्स नहीं लगा, जाओ नाव के अंदर लोड कर लो, और साथ में वो अपना भी कर लेते। तो होगी ना टैक्स चोरी।
अब ये नवाबों को पता था, लेकिन फरमान जारी था औरंगजेब का। तो जब तक औरंगजेब था तब तो नवाब भी बोलते नहीं थे कुछ भी, कि भाई सम्राट का ऑर्डर है, अब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अब उपाय क्या है इनका। भाई ये है। अब क्या है कि यहाँ अब जो औरंगजेब मरा तो उसके बाद में कहा कि काय का फरमान, हम हैं छोटी आगे। तो वहां के जो नवाब था, शुरू में आप 3 नवाब, ये अली कुली खां, अली वर्दी और सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला कहते हैं उसको। अली वर्दी का दोहता था ये। अब ट्रेड जो है वो मतलब क्या है कि ट्रेड जो है, अब आगे लिखोगे ट्रेड बिकम्स बेटल्स, ट्रेड टू बेटल्स। अब लास्ट में आ गया कि ये जो ट्रेड है, अब इसमें यहाँ के राजाओं से लड़ाई होना निश्चित था। अब तीनों जो नवाब थे ये कुछ दबाते थे, कंसेशन नहीं देते थे, मजबूत थे। लेकिन ये जो अलीवर्दी था, ये 1756 प्लासी से 1 साल पहले मर गया। प्लासी तो पता है ना, वो 1757, प्लासी से 1 साल पहले मर गया। और गद्दी पर बैठा सिराज, इसका दोहता। वो वो जो ही अथॉरिटी आया, जैसे कोई नया नया मुलाजिम आता है, नया नया आईएएस बनता है, नया नया कोई आईपीएस बनता है, यूं 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 करके बस मैं अभी ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। 1-2 महीने तो वो क्या है कि नाटकबाजी चलती है, जुआ नहीं, सट्टा नहीं, कोई बदमाशी नहीं करेगा और कोई वो नहीं करेगा। 1-2 महीने बाद ही ये टाइम टाइम फिर भेड़ों जैसे भेड़ हो जाती है। तो वैसे ही क्या, सिराज नया नया आया, बोलो अथॉरिटी, आई एम अथॉरिटी, नवाब ऑफ बंगाल, और ये तुम बंद करो, ये कोई नो कंसेशन, नो नो कंसेशन, नो टैक्स एग्जेम्पशन, सारी चीजों के लिए जो कंसेशन थे उसके लिए रिफ्यूज कर दिया उसने। और मजे की बात है, जो किला बनाया था फोर्ट विलियम, सुरक्षा के लिए दीवार बनाई थी उन्होंने किले फोर्ट विलियम की, उस उसके चारों तरफ और ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए वो खाई बना रहे थे, डिचेज। सिराज ने कहा ये क्या हो रहा है? बोले हमारी सुरक्षा के लिए खाई बना रहे हैं किले के। बोले बंद करो ये। तो अंग्रेज थे वो भी बड़े उस समय तक मजबूत हो गए थे, वो देख लिया था हाल इंडिया का, कि ये ऐसे ही ताज लिए घूम रहा है, काय का नवाब है, देख लेंगे। तो उसने क्या आंसर क्या दिया अंग्रेजों ने उस समय जो फोर्ट विलियम खाई को बना रहे थे, कि भाई ये खाई तो नवाबों के सिर से ही भरी जाएगी, डिचेस कैन बी फिल्ड बाय द हेड्स ऑफ नवाब्स। उधर से ये आवाज आ रही थी, मतलब दोनों तरफ से आंखें दिखाने का काम शुरू हो गया। अब दोनों तरफ से आंखें दिखाने का काम शुरू हो गया तो क्या हुआ? होना क्या था? बैटल ऑफ प्लासी। ये घटनाएं आप लाइन से लिखोगे, और ये ट्रेड जो है बैटल में सामने आ गया। अब ये बैटल है, ये प्लासी। प्लासी का नाम प्लासी क्यों बोलते हैं? प्लासी क्यों, जो जमीन थी ना जहाँ युद्ध हुआ, वार हुआ, रियल में तो वार हुआ ही नहीं था, क्योंकि सिराज का जो सेनापति था मीर जाफर, उसको क्लाइव ने पपेट बना लिया था, कठपुतली बना लिया था। बोलो भाई ये सिराज को खत्म कर देते हैं और तेरे को नवाब बना देते हैं, लेकिन तू फौज को लड़ाना मत हमारे साथ। मीर जाफर ने हाँ कर ली, क्लाइव से समझौता कर लिया।
तो प्लासी एक पलास पलास पौधा है, प्लांट है, वहां उगता है इस इलाके में, और उसे होली के रंग वगैरह भी बनाते हैं। होली के रंग वगैरह भी बनाते हैं। तो वहां पलास उगता है, तो अंग्रेज तो ऐसे ही बोलेंगे ना, प्लास थोड़ी बोलेंगे। वो प्लासी 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 वार प्लासी प्लासी में ये हुआ, प्लासी में हुआ, प्लासी हो गया प्लास। तो इसके प्रोनाउंसिएशन के कारण प्लासी हो गया ये। अब क्या है कि यहाँ सबसे पहले प्लासी को डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ सिराज को रखेंगे। सिराज जब 1756 में अलीवर्दी उसका नाना गुजर गया था, तो सिराज यहाँ पर आ जाता है। फिर इसके बाद में क्या घटना होती है, वही बात, वो क्या है कि 30,000 की सेना लेता है और कासिम बाजार पर अटैक कर देता है। अंग्रेजों की जो वेयर हाउसेज है वो सामान पर ताला लगा लेता है, सामान ले लेता, ताला लगा देता है, और अंग्रेजों को भगा देता है, कि जो सामना करते हैं उनको मार देता है। और वो जो वहां जाकर जो है उसने कैलकाटा की तरफ मूव कर गया। कैलकाटा के अंदर क्या है कि वो जो बोलने वाले अंग्रेज थे कि नवाबों की खाई हैं, अरे कौन था वो इस तरह से बोलने वाला, पकड़ो इनको पकड़ो। तो एक श्रीमान हालवेग भी हुआ करते थे, ये आगे पढ़ोगे आप ऐसे, तो वो उन सबको पकड़ के कोठरी के अंदर बंद कर देता है सिराज। इस घटना की सूचना इस घटना की सूचना जब मैड्रास में गई कि अपने भाइयों के साथ तो ये हुआ, सब बंद हो गया कारोबार, सब खत्म हो गया, तो न्यूज जब मद्रास में गई तो क्या हुआ कि क्लाइव के लीडरशिप में वहां से इंग्लिश फौज आई यहाँ पर है। इंग्लिश फौज को देख कर क्या सिराज का थोड़ा सा टेम्परामेंट डाउन हुआ, ये तो थोड़ा खतरनाक है, ये तो बड़े बदमाश हैं ये गोरे, तो फौज आ गई इनकी। तो थोड़ा भय लगने लगा सिराज को, और सिराज को भय ये भी लग रहा था कि मेरे जो कंपिटिटर हैं वो मेरे को मारेंगे और गद्दी पर बैठेंगे। रियल में बात तो यही थी, जो सेनापति था मीर जाफर, उसको क्लाइव ने अपनी तरफ मिला लिया था कि गद्दी तेरे को देंगे, इसको सल्टा देते हैं सिराज को। तो इस डर से उसने क्या है, क्लाइव से नेगोशिएशंस किए। इसको कहते हैं अलीनगर की संधि। अलीनगर 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 में फिर क्लाइव और सिराज सामने बैठे आमने सामने, तो बोले भाई तुम्हारी खोल लो और व्यापार व्यापार करो, कंसेशन भी ले और वो करो, सब करो, नो वार। कि ठीक है फिर, नो वार। ये जनवरी की बात है, सर्दियों की, 1757 की, 1757 प्लासी। ये उस साल की ठंड का टाइम था, ठंडी का टाइम था। तो बोले भाई लड़ना नहीं है, ठीक है, नो वार। लेकिन पता था, क्लाइव इधर मीर जाफर कह रहा था इसको हटाओ, आपने बात करी है तो ठीक है। तो क्लाइव क्या है कि नेगोशिएशन तो कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने वार की तैयारी कर ली, क्लाइव ने टाइम ले लिया, नेगोशिएशन फेल हो गए। प्लस ही में आमने सामने खड़े हो गए गर्मी में, जून का महीना था, वो 2-4 फौजी मरे थे। सिराज बोल रहा था मीर जाफर अपने सेनापति को, अटैक अटैक सेनापति अटैक। मीर जाफर हिल ही नहीं रहा था, सेना को ऑर्डर ही नहीं दे रहा था, क्योंकि वो तो पपेट था क्लाइव का। क्लाइव ने कह रखा था कि सामने से गोली नहीं चलनी चाहिए। ओके, अब प्लासी तो विन होनी थी, तो बैटल ऑफ प्लासी, ये फर्स्ट यहां पर लिखोगे
कि ये सारी घटनाएं इस तरह से एक 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 एक, एक करते 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 कि फर्स्ट एवर विक्ट्री ओवर इंडिया ऑफ द इंग्लिश ऑफ द क्लाइव। आगे समझे बैटल ऑफ प्लासी कब? जून 1757। तो अपने बैटल ऑफ प्लासी भी हो गया, ये भी अपने मिटा देते हैं। अब ये बंगाल आफ्टर प्लासी, अब यहाँ क्या कौन सी हैपनिंग्स भरनी है अपने को? 1 2 3 4 5, यहाँ क्या हैपनिंग भरनी है भाई? पहले जो यहाँ पर लिखेंगे कि पहले तो प्लासी जीत लिया अंग्रेजों ने, लेकिन अंग्रेजों के दिमाग में यही था कि दे आर हेयर ओनली फॉर ट्रेड, नॉट फॉर पॉलिटिकल गेन, नॉट फॉर टेरिटरी। राजा तो ये देसी बनते रहेंगे। जफर को राजा बना दिया और बहुत सारे कंसेशंस जो थे कंपनी के लिए, कोई टैक्स नहीं, जमीन दे दो और ये रास्ता हमारा है, वो है, ये सब ले लो, वो दे दिया जफर ने, क्योंकि वो तो कठपुतली था। तो बंगाल आफ्टर प्लासी जफर पपेट। अब आगे बढ़े। अब जो अंग्रेज थे वो जफर जो कंसेशन के लिए जिसने हाँ भरी थी वो पूरा नहीं कर पा रहा, जफर पूरा नहीं कर रहा था। वो भी सोच उसके दिमाग में आया कि मैं नवाब हूं, मैं नवाब हूं। तो अंग्रेजों ने कहा नवाबी ढीली कर देंगे। इसका भी कंपटीटर मिल गया उनको। भाई ये कंपनी को, जफर जो है ये कंपनी को फैसिलिटी देने में फेल्ड हुआ। तो तीसरी घटना क्या हुई? इस जाफर का भी कंपटीटर था एक कासिम, QUA, कासिम, मीर कासिम। अंग्रेजों ने जफर को हटा के कासिम को बैठा दिया। कासिम से भी कहा लाओ पैसे लाओ, कंसेशन लाओ, जो युद्ध हो रहे हैं उनके लिए पैसा लाओ। कासिम ने क्या अंदर ही अंदर तैयारी करी कि मैं इनको बताता हूं अंग्रेजों को। उसने राजधानी भी बदली और फौज को भी बारूद और नई बंदूकें देनी। अंग्रेजों को पता लग गया ये आस्तीन का सांप है, ये खत्म, अपने गलत कर दिया ये कासिम को बैठा के। वापस जफर को लाया, यहाँ यहाँ लगा दो आप जफर को, वापस जफर को, और उससे जफर को वापस रीगेन कर दिया उसका नवाबी। और बोले ये बोला कि भाई 5 लाख रुपीज जो है महीने के पर मंथ हमें दे दिया कर तू, और ये जो टेरिटरी है, कोई चॉइस परगना है, कलकत्ता के आसपास की दुनिया भर की जो जमीनें है वो हमारी हमको दे दे। ठीक है। जफर जफर वापस बैठ गया था, उसने कर दिया ठीक है। अब क्या है कि 1765 आता है, इतने दिन पर मंथ लेते रहे पैसे, 57 से 65 तक। उधर जो कासिम था वो, जिसको कहते नहीं कि ये आस्तीन का सांप है ये खराब करेगा, कासिम लखनऊ के नवाब से मिलके पैसे देकर उसने फौज ली। लखनऊ के नवाब को कहा मेरी हेल्प करो, इन गोरों को भगाना है। इधर जो मुगल सम्राट था वो भी वहां नवाब इलाहाबाद में आया हुआ था। तो मुगल सम्राट, अवध का नवाब, सारे जो नॉर्थ की जो पावर थी, बंगाल का नवाब कासिम हटाया हुआ पावर थी, वो बक्सर के मैदान में उतर गए। बक्सर
जैसे प्लासी जगह है वैसे बक्सर भी एक जगह है। जब यूपी से, वाराणसी के बाद में जब बिहार शुरू होता है, यूपी यूपी से जब बिहार जाते हैं तो गंगा बिहार में घुसती है, वहीं पर ये बक्सर है। बक्सर का युद्ध हुआ वहां गंगा के किनारे, वहां रियल युद्ध हुआ। मतलब क्या है कि आमने सामने युद्ध हुआ, वहां अंग्रेज जीत गए। अब इधर मीर जाफर भी मर गया, और जो मुगल सम्राट था उसको भी बुला लिया, टेंट में बुला के क्लाइव ने, कि यहाँ साइन कर। यहाँ की जो रेवेन्यू है, जहाँ पैसा है जमीन से, जो टैक्स ले रहे हैं जमीन से, व्यापार से, दैट इज फॉर कंपनी। उसको कहते हैं पैसे टके का हिसाब आए हुए करना, आजकल फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं उसको, और पहले कहा करते थे दीवान। तो अब क्या है कि जब वो इधर जाफर मर गया तो वो छोड़ो यार, पर मंथ लेना पैसे इससे, और जमीन जमीने लेना, वो छोड़ो। अब इट इज टाइम टू बी दीवान इंस्टीड ऑफ मीर जाफर। कि हमें कंपनी को अब दीवान बनाना है, अब समय आ गया है, छोड़ो ये मीर जाफर वाली ये कहानी वगैरह। अब हम खुद ही वसूल किया करेंगे जनता से। और इधर दस्तखत करा लिए कि आप दीवान हो, दिल्ली सरकार से, केंद्र से, मोदी जी से, क्लाइव ने। तो हाँ, बीच में बताऊं कि बक्सर, बक्सर इसलिए भी प्रसिद्ध है कि आज मतलब जो भी जेल के अंदर किसी को फांसी दी जाती है, तो वो जो रस्सी होती है ना गले के अंदर लगाने वाली रस्सी, वो बक्सर से बन के आती है। सा, सारी जगह जहाँ फांसी लगाई जाती है, सारी जगह जो स्ट्रिंग्स है, रस्सी है गले में, वो बक्सर से बन बन के आती हैं, बक्सर का ये। तो आपने क्या, प्लासी और बक्सर से होते हुए आपने क्या है कि कहने का मतलब है कि आपने क्या कर दिया, अंग्रेजों को एस्टैब्लिश कर दिया, अंग्रेजों को स्थापित कर दिया आपने इंडिया के अंदर। इंडिया में कहा, बंगाल टेरिटरी में एस्टैब्लिश कर दिया। अब डबल, एक जगह लिखा है डबल प्रॉफिट। पहले जब कंपनी व्यापार किया करती थी तो उधर से सोना चांदी लाया करती थी, कागज के नोट तो थे नहीं, सोना चांदी सिक्के दिया करते थे, कपड़ा ले लिया, मसाला ले लिया, और वहां ले गए महंगे में बेच दिया। सोना चांदी यहाँ इंडियंस को देना पड़ता था, ट्रेड कर रही थी। अब क्या है कि दीवान बन गई खुद। अब दीवान बन गई तो उसको डबल प्रॉफिट हो गया। डबल प्रॉफिट, डबल प्रॉफिट का मतलब क्या कहते हैं ना, आम के आम गुठली के दाम। आम भी खाओ और गुठलियों के दाम भी, गुठलियों को भी बेच दो। अब वो दीवान हो गए थे, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए थे, तो यहाँ से जो रेवेन्यू में जो धन आया करता था, जो टैक्स का जो धन आया था, जो रेवेन्यू आया करती थी, तो वो जनता से, इस प्रकार से जनता से कलेक्ट करते कंपनी के लिए, और कंपनी उन्हीं पैसों से क्या है कि कपड़ा और वो सामान जो है वो खरीद लेती है। अब उनको सोना चांदी भी नहीं देना पड़ रहा था यहाँ पर। आफ्टर बंगाल, डबल प्रॉफिट, इसको कहते हैं आम के आम गुठली के दाम। तो अब क्या है कि यहां से एक प्रकार से इंडियंस का शोषण हो गया, अब चांदी सोना तो मिलना हो गया बंद, और उनके मुताबिक जो है चीजें उनको मुहैया करानी पड़ रही थी। अब वो अंग्रेज जो थे, भारत कहते थे सोने की चिड़िया, गोल्ड तो था ही नवाबों के पास, और हीरे ज्वारा सारे छोटे छोटे जो वो क्या तालुकेदार थे उनके पास भी भरे रहते थे ज्वारात वगैरह, हीरे। अब जो कंपनी के जो मुलाजिम थे वो भ्रष्ट निकले, वो लूटने लग गए।
किसी भी प्रकार से क्या है कि ये सोना चांदी जो इनके पास है यहाँ पर, वो पर्सनली ग्रैब करने लग गए वो। तो ये जो लिखा है ना मेरे आगे आगे, नवाबोज, अब नवाब तो अपने मजाक में बोल देना, जैसे आप कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप क्या है कि सारा समय यूं ही फितूरबाजी में बिता कर आए हो, घर पर पापा कहते हैं बेल बजा के अंदर आते हो, हाँ नवाब साहब कहाँ से आ रहे हो। कहने का टोन ये है कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, फालतू में टाइम खराब कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे, तो वहां इंग्लैंड के अंदर जो यहाँ के ऑफिशियल थे, भ्रष्टाचार से जो सोना चांदी वगैरह ले जाते थे, वहां अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, नवाब की तरह से खर्चा करते थे, तो उनको वो ब्रिटेन में, ओहो वाट इज, और नवाब नवाबो 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 ऐसे बोलते, नवाब तो बोल नहीं सकते, नवाबो नवाबो। तो कंपनी में करप्शन फैल गया, क्लाइव को यहाँ बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया। तो ये क्लाइव जो है अपनी कर्तव्यों से गया है कि वहां का गवर्नर बन गया, चीफ। मजे की बात देखिए आप कि क्लाइव जो है 1743 में मद्रास उतरा था 18 साल का, और 1769 में बंगाल से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। तो उसके पास ये डॉलर का निशान है, जैसे रुपये का है ना, ऐसे ये डॉलर का निशान है, डॉलर। पौंड का इस प्रकार से होता है ना, ये डॉलर है। तो 4,01,102 डॉलर पौंड उसके पास थे। इतना सारा पैसा एक 18 साल का आया था और इतना सारा पैसा ले गया। वहां की पार्लियामेंट में क्या है कि होला हो गया, संसद में, मतलब क्लाइव भ्रष्ट है, क्लाइव ने इतना धन ऐंठा है वहां से, ये वो। 1772 में खुद क्लाइव वहां पार्लियामेंट में आकर बोला, क्या बोला कि ये रुपये कुछ क्या है, ये रुपये, इतने रुपए तो वहां का एक नवाब जो है वो मेरे पैरों में पड़ा रहता था लेकर, मेरी कृपा के लिए। लेकिन मैंने क्या है कि ब्रिटिश फ्लैग की रक्षा करी, ब्रिटिश झंडे की रक्षा करी। अब तुम लोग जो एमपी थे होल्ला मचा रहे थे, अब चाहो तो तुम लोग जो मेरे पास धन है वो सारा ले लीजिए, लेकिन मेरे को आप डिसरेस्पेक्ट मत करिए, मेरे सम्मान की रक्षा कर लीजिए, मेरा सारा सामान ले लीजिए। ये कहते हो पार्लियामेंट से बाहर निकल गया था 72 में। लेकिन ये बात उसके दिल पर इतनी पड़ी कि 1774 में उसने सुसाइड कर ली, क्लाइव ने। तो क्लाइव से संबंधित चैप्टर था ना ये, बंगाल, और बंगाल की जीत प्लासी ना पढ़े, प्लासी पढ़ते हो और रॉबर्ट क्लाइव को ना पढ़ो, इम्पॉसिबल। कुछ भी करो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उस समय ऐसा नहीं थे कि नवाबोज सारे के सारे नवाबोज ही थे, कुछ कर्मचारी ईमानदार भी थे जो कंपनी के लिए काम करते थे, और कुछ लोग पैसा इकट्ठे करने चक्कर में अपनी जान भी गंवा गए यहाँ पर, उनको इन्वायरमेंट शूट नहीं कर रहा था। तो डिजीज के कारण कुछ अंग्रेज यहाँ मरे भी। तो बात यह है कि सारे के सारे एक से नहीं थे, लेकिन ज्यादातर क्या है कि नवाबोज ही थे, भ्रष्ट होकर पैसे लेकर वहां आराम से जिंदगी बिताने का काम कर रहे थे ये। तो आज आपने अंग्रेजों को भारत में बैठा दिया है, बंगाल में। एस्टाब्लिशमेंट, एस्टाब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश हो गया पूरा, एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द इंग्लिश। अब अपने नेक्स्ट सेशन में लेंगे ये सारे इंडिया में कैसे फैले, एक्सपेंशन, अगले सेशन में।